Assalamu alaikum to everyone, and assalamu alaikum to our guest, and a very वालेकुम warm सलाम। welcome to Rumila Kareem. Rumila, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक सादिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you so much for coming over to the show. Thank you for joining me. I'm very happy कि आज आप आ सकें मुझसे मिलने के लिए और हमारी ऑडियंस को अपनी आर्ट दिखाने के लिए और अपनी और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. थैंक यू सादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा रुमीला, बिफोर वी बिगिन तो मैं आपकी इंट्रो दे दूं ऑडियंस को और व्यूअर्स को. तो वैसे मैं तो आपको जानती हूँ. आप मेरे साथ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में थी. तो रुमीला करीम जो हैं, शी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्काइवल आर्टिस्ट, a curator, and an art educator. She received her BFA from NCA in 1993, and she was awarded a distinction in NCA. She also received the Percy Brown Award for History of Art. She also earned a master's degree in art education from Beacon House, National University, Lahore in 2017. And currently, Rumila is faculty at the Karachi School of Arts, where she is also head of academics. She is a writer, she's also a poet, and her interests include printmaking, history of art, and art education. And she has participated in various national and international art group shows. So, with this, I welcome you again, Rumila, and I will begin by asking you about your art. वो हमने audience को दिखाई भी है, so I'm sure everyone's very interested. उसमें एक बड़ी uniqueness है और individual quality है. और आपकी आर्ट को आपने खुद भी ऐसे डिस्क्राइब किया और देखो तो नज़र भी आता है कि इट्स मल्टी सेंसरी, इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी, एंड इट्स बेसिकली आर्काइवल इन नेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक यू टू टेल अस व्हाट आर्काइवल आर्ट इज़ फॉर पीपल हु डोंट नो. और दूसरा ये कि आपका इंटरेस्ट कैसे इसमें डेवलप हुआ आर्काइवल आर्ट में. सादिया, विजुअल आर्ट्स की तो ट्रेनिंग हम सब ने एक जैसी इन्वायरमेंट से ली, एनसीए से। लेकिन बिल्कुल. शुरू से ही मुझे हिस्ट्री ऑफ आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे पुरानी चीज़ें जमा करने का हमेशा से शौक रहा है। पुराने खत, पुरानी किताबें, हम पुरानी एनसीए में जाके अनारकली में पुरानी किताबें खरीदते रहते थे और मुख्तलिफ चीज़ें जमा करते थे ड्राइंग करने के लिए। तो एनसीए जाने से भी पहले ये शौक था, लेकिन शायद आहिस्ता-आहिस्ता काम करने के बाद थोड़ी-सी इसको एक और डायरेक्शन मिल गई। एनसीए के ज़माने में तो मैंने मुख्तलिफ तरीके से काम शुरू किया, लेकिन एक्चुअली जो मेरे काम को जो ज़्यादा डायरेक्शन मिली आर्काइविंग करने की, वो बीएनयू के बाद मिली। और मुझे पता चला कि जो मेरे इंटरेस्ट हैं, उस पे बाकायदा एक स्टडी है और मैं अपने इन तमाम जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हुई हैं, उनको उनकी मदद से भी मैं बहुत सारा आर्ट वर्क क्रिएट कर सकती हूँ और उसकी डॉक्यूमेंटेशन इज़ इटसेल्फ एन आर्ट फॉर्म। जैसे कि पुराने खत, पुरानी चीज़ें, या मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑब्जेक्ट जमा करने का शौक था। तो इन सब की मदद से फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इंटरेस्ट हुआ और मैंने बाकायदा इसको स्टडी किया और फिर कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ मेरा ज़्यादा शौक बढ़ता गया। अच्छा, तो आपके घर में कोई थे जो कलेक्टर थे, जो चीज़ें-वीज़ें कलेक्ट करते हों, उनको शौक हो, उससे कोई इन्फ्लुएंस हुआ आपको? जी, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगी अपने एक प्रोजेक्ट का जो मैंने मास्टर्स प्रोग्राम में किया था जी. और मैं सोचती थी कि मैं ये जो
सारे प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ, एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? हुँ, तो जब मुझे रिसर्च का एक टॉपिक सिलेक्ट करना था, तब मुझे राइट। अंदाज़ा हुआ और मैंने सर्च किया कि मुझे क्यों इतना शौक है इन चीज़ों का। हुँ, तो हुँ। एक्चुअली मेरे फादर से आई थिंक मुझे ये शौक पैदा हुआ क्योंकि अच्छा। बचपन में वो उनके पास जो डिफरेंट पुरानी चीज़ों की कलेक्शन होती थी हुँ, अ, हुँ, हुँ। वो बड़े शौक से हमें दिखाते थे। जैसे कि कॉइन्स थे या पुराने मैच बॉक्सेस या राइट। उनको बहुत ज़्यादा शौक था वो एरोप्लेन्स की पिक्चर्स जमा किया करते थे। तो अच्छा। उसकी वज़ह से वो जो बच्चे बचपन में जैसे स्क्रैप बुक वग़ैरह बनाते हैं हुँ, हुँ। मैंने भी शुरू कर दिया था। जैसे जी। मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती थी, यानी हुँ, कोई भी हुँ, चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल इवन अगर फ्रेंड्स ने लेटर्स भी लिखे हैं, तो उसको हुँ। मैंने ऑर्डर में रख दिया कि ये वाह! इस डेट पे आया था, ये इस डेट पे आया था। अब राइट। जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता काम करने लगी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि चाइल्डहुड जी। के एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो हुँ। आपकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा आपके लिए इंस्पिरेशन का बायस बन सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये थोड़ा-सा एक लिंक मैंने आपको बताया जो कि बहुत गहरा लिंक है इस काम के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा तो आपकी फैमिली में आपके फादर को कलेक्शन का शौक था, वो करते थे। तो कोई आर्टिस्ट भी था फैमिली में जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ आर्ट में? मेरी मदर की फैमिली में जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, उनके हुँ। भाई या कोई और, सब हुँ, में हुँ। बहुत ही ज़्यादा आर्ट का रुझान था। ऑल्दो अच्छा। लाइक वो इंजीनियर्स थे, उनके भाई हुँ, या वो कोई और काम भी करते थे, लेकिन जी, आर्ट के बारे में समझ, आर्ट, पोएट्री, आर्ट और इस सब का बहुत एक रुझान था शुरू से। और जी। मुझे लगता है कि मेरी जो मदर हैं, हुँ, हुँ। वो हमें बचपन में भी हम सब बच्चों को बहुत ड्राइंग्स बना के देती थी। आ! और जब वो यंग थी तो वो हमें बताती थी कि ऑल्दो हुँ, उन्होंने कहीं बहुत ही प्रोफ़ेशनली जाके कुछ नहीं सीखा, हुँ। लेकिन वो फैब्रिक पे पेंट किया करती थी या वो एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो अच्छा, हमें बचपन में वो बहुत छोटे-छोटे स्केचेस बनाती थी हम सबको बिज़ी करने के लिए। अच्छा, तो आई थिंक जी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था फैमिली में, बिल्कुल हाँ। था हुँ, और आई थिंक ये शायद उन्हीं की वज़ह से है। कि जो वो टाइम हमें देती थी बचपन में कहानियाँ सुनाती थी या हुँ, पोएट्री शेयर करती थी हुँ। और हमें छोटे-छोटे स्केचेस बना के देती थी, तो उसकी वज़ह से हम सब भी एक बहुत ऐसा माहौल था, जिसमें हर कोई दूसरे के स्केचेस को, आर्ट को एप्रिशिएट कर रहा होता था। तो राइट, राइट। इस माहौल के साथ हम भाई-बहन बड़े हुए अच्छा। और ये था मौजूद फैमिली में। ठीक। तो अम्मी ने आपको एनकरेज किया टू परस्यू आर्ट? किसने घर में एनकरेज किया? मुझे लगता है सभी ने किया अच्छा, वेरी क्योंकि गुड। जी, मेरी बहन भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन वो वाली बात होती है कि शी इज़ अ हुँ, वेरी गुड सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। अ, वो भी ड्राइंग और पेंटिंग करती थी। हाँ, ये था कि हुँ, एनसीए बाकायदा जाकर और इसको सीखने का जो था स्टेप, वो हुँ, सिर्फ़ मैंने लिया और इसमें मुझे सबने ही एप्रिशिएट किया, सबने सपोर्ट किया। हाँ, उस टाइम बहुत ये था ज़हन में कि हाँ इसको ऐसे भी इस शौक को अपनाया जा सकता है। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक आर्ट इंस्टीट्यूट में मुझे जाना चाहिए और बाकायदा सीखना चाहिए इसको। तो अम्मी की तरफ से तो बहुत एनकरेजमेंट मिली और भाई की तरफ से भी मिली। तो इस अच्छा, वज़ह से मुझे एनकरेजमेंट बहुत मिली और माहौल मिला कि मैं हुँ, सही टाइम पे जाके इसको कर सकी। ठीक। तो एनसीए आपने क्यों चूज़ किया? एनसीए से आपने अपना बीएफए किया शुरू में, तो व्हाई एनसीए? अच्छा ये याद करना पड़ेगा बहुत पुरानी बात हो गई। आई नहीं, मैं थिंक आपको बताती हूँ रुमीला क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जब आपने अच्छा, मास्टर्स अच्छा। किया उसके बाद, तो हाँ, वो बीएनयू से किया, ठीक है? तो उस बिल्कुल। वक़्त फिर मास्टर्स एनसीए से क्यों नहीं किया? हाँ, बिल्कुल। एनसीए जो है वो समझे मैं एनसीए के पीछे नहीं गई थी, एनसीए मेरी ज़िंदगी में आ गया था। है? मुझे याद है मैं जब इंटर के बाद मैं चेक कर रही थी कि मुझे आगे क्या करना है। हुँ, अमूमन जो टिपिकल एक फैमिलीज़ में होता है, ठीक है आर्ट भी आता है, राइट। पोएट्री भी आती है, ये सब ठीक है, हुँ, लेकिन हुँ, आपने डॉक्टर बनना है।
तो आ, बचपन से हर कोई आंटी अंकल कह रहे हैं कि हाँ आपने डॉक्टर बनना है। तो हम्म, सडनली अखबार में जब एडमिशंस वगैरह होते हैं तो मैं अपने भाई हम्म, के साथ चेक कर रही थी चीजें डिफरेंट। अच्छा। तो अचानक हमारे सामने एक न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट आता है एडमिशन का। हम्म, तो मेरे भाई हम्म, ने कहा तुम्हें ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, इसमें जो हम्म, जो कुछ लिखा है वो सब कुछ तुम्हें आता है। तो तुम यहाँ क्यों नहीं चली जाती हो, तुम्हें शौक भी बहुत है इन चीजों का। तो हम्म, आई थिंक वो एक टाइम था, हमने डिसाइड किया और मैंने ठीक। जाके वहाँ पे एडमिशन टेस्ट दे दिया और फिर हो गया एडमिशन। And the rest is history, right? बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ तक आपने मास्टर्स की बात की है, हम्म, मैंने काफ़ी लंबे गैप के बाद मास्टर्स किया और एमसीए में क्यों नहीं किया? हम्म, उसका रीज़न ये है कि जो बीएनयू से मैंने मास्टर्स इन आर्ट एजुकेशन किया, हम्म, अ, ये स्पेसिफिकली एक आर्ट एजुकेशन का पहला प्रोग्राम था, अच्छा, जो बीएनयू ने स्टार्ट किया पाकिस्तान में ठीक। प्रॉपरली। हम्म, और इसका क्रेडिट जाता है मैम सलीमा हाशमी को, मैम नाज़िश अताउल्लाह को, और फिर वहाँ पे डीन हैं राशिद राना, हम्म, और भी बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, डॉक्टर रज़िया सादिक। तो ये इन तमाम लोगों ने वहाँ पे जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैं हमेशा से कुछ ऐसे ही करना चाह रही थी। आपने कुछ अपने टीचर्स अभी मेंशन किए तो ये कॉमन थे बिटवीन एनसीए एंड फिर बाद में बीएनयू में, राइट? अ, तो कुछ और जी, मेंशन कर पाएंगी कोई बिल्कुल। एनसीए में तो बिल्कुल देयर इज़ नो क्वेश्चन कि जो हम्म, मेरे फेवरेट टीचर्स थे और जिनसे मैंने बहुत सीखा और हम्म, जिन्होंने हमेशा एनकरेज किया, वो शायद सिर्फ मेरे ही नहीं बहुत सौ के थे। सर अफ़शार मलिक और सर ओह, अनवर सर। हाँ बिल्कुल। प्रिंट मेकिंग में तो स्पेशली। बिल्कुल प्रिंट मेकिंग हाँ, मेजर करने की वजह से वो मेरे टीचर थे। और बिल्कुल। लेकिन मैम सलीमा भी वहाँ थी और मैम हम्म, नाजिश भी थी। हम्म, और मेरी मैं समझती हूँ कि इतने साल बाद जब मैं मास्टर्स करने गई, तो हम्म, मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे दोबारा यही टीचर्स मिले। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। दोबारा इनसे जिंदगी के एक डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट तरीके से लर्न करने का मौका मिला। राइट। अच्छा, आपने रुमीला ग्रेजुएट किया एमसीए से 93 में, तो जी, उसके बाद यू वर ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर, राइट? इधर ही आपकी जी, फैमिली। जी। तो फिर यू गॉट मैरिड, यू मूव टू कराची, तो उसके बाद मुझे बताएं कि मोस्टली मैं देख रही हूँ कि एनसीए से व्हेन वुमेन ग्रेजुएट तो उनकी एजुकेशन के बाद करियर शुरू एकदम से नहीं हो सकता, उनकी और ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। तो आपका कोई ऐसा गैप था या कि क्या थी आपकी लाइफ उसके बाद आफ्टर मुझे ग्रेजुएशन? लगता है मुझे कभी मेरा कोई गैप ऐसा आया नहीं है। अच्छा। ये इत्तेफाक की बात है। हम्म, अभी हमारा जो बैच था, अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों का थीसिस थोड़ा-सा डिले हो गया था। और बिल्कुल। हम्म, उस टाइम मैं कराची गई और वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी थी, एक इंटरव्यू मैंने दिया राइट, अ, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट में। अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था थीसिस का। राइट। और उसके बाद फिर आ गया रिज़ल्ट और फिर मैंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया। हम्म, तो फिर वहाँ काम शुरू किया, फिर उसके बाद कुछ अरसा कहीं और भी हम चले गए बाहर। वहाँ हम्म, पे भी मैंने पढ़ती रही और आर्ट भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, वापस आई फिर दोबारा टीचिंग शुरू कर दी। तो हम्म, हार्डली शायद कोई गैप आया हो। अ, अपने बच्चों को मैंने अपनी तरफ से काफ़ी मुकम्मल टाइम दिया। ये कि मैंने कंप्लीटली ब्रेक नहीं लिया टीचिंग से, मैं विज़िटिंग टीचिंग करती रही बीच में। और जब ठीक। मुझे फिर वापस टाइम मिला तो फिर मैंने फुल टाइम जॉइन कर लिया। तो राइट। तकरीबन वही एक कहते हैं ना कि काम ही करते रहे। बीच में एज़ सच कोई गैप आया नहीं है, ना ही ज़रूरत महसूस की। बट दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू, राइट? आप एंजॉय करती हैं, जॉब कर बिल्कुल, रही हैं, यही रहे। मुझे अपने काम में बहुत ही अच्छा लगता है गुड। और मुझे बहुत ही एनर्जी फ़ील होती है और हम्म। सपोर्ट भी मिलती है और मेरी लर्निंग भी बहुत होती है। आई थिंक टीचिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिवार्डिंग एक्सपीरियंस, उससे आप बहुत लर्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, ये भी तो है ना कि आपके जो हस्बैंड हैं वो भी तो एनसीए के ग्रेजुएट हैं, ही इज अ सक्सेसफुल आर्किटेक्ट माशाल्लाह इन कराची।
तो ही मस्ट हैव आल्सो एनकरेज्ड यू कि आप करें कंटिन्यू अपना काम आफ्टर मैरिज, राइट? जी, बिल्कुल, शुरू से उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है, एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन हमारी बहस भी बहुत होती है। वो तो दैट्स अ गिवन। वो बिल्कुल। तो और हम एक-दूसरे के काम पे भी क्रिट करते रहते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं, 2 आर्टिस्ट्स के बच्चे, तो उनमें से कौन आर्टिस्ट निकला? सारे ही आर्टिस्ट हैं। अच्छा, तो प्लीज़ आप बताएँ फिर उनके सारे बारे में। आर्टिस्ट हैं, कभी-कभी जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, तो हुँ, हमारा बड़ा जोक है कि हुँ, लोग अपनी ग्रोसरी लिस्ट में होता है कि वेजिटेबल्स लेनी है या कुछ और लेना है, तो हमारा हुँ। सबसे पहले होता है आर्ट मटेरियल लेना है। और ये सिलसिला जो है वो हमारे एमसीए के बाद से आज तक खत्म नहीं हुआ हमारे घर हुँ, में। हुँ, हुँ, तो हुँ। माशाल्लाह से बेटी जो है वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छा, लेकिन शी graduated from Indus Valley in architecture। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। और जो दोनों बेटे हैं दे आर ट्विंस, और अच्छा, उनको भी आर्ट का बहुत शौक है, ड्राइंग उनकी बहुत अच्छी है। तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि आप की आर्काइवल आर्ट है, तो उसमें आपने मेंशन किया कि लेटर्स आप कलेक्ट करती हैं, उस पे फिर अपने प्रोजेक्ट्स कई आपने बेस किए हैं। तो ये जो एपिस्टलरी आर्ट आई वुड कॉल इट, जो लेटर्स की आर्ट है या लेटर राइटिंग की जो इम्पोर्टेंस है आपकी आर्ट में, इफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट दैट। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको एक प्रोजेक्ट के रेफरेंस में बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ इसमें ये था कि मैंने कुछ साल पहले प्रिंट मेकिंग के ऊपर एक रिसर्च की थी, और मैं हम्म, चाहती थी कि प्रिंट मेकिंग का आज तक पाकिस्तान में जितना काम हुआ है उसको कलेक्ट हम्म, किया जाए। हम्म, अ, वो एग्जीबिशन अपने आप में एक रिसर्च बेस्ड एग्जीबिशन थी, और तकरीबन 1930 से लेके 2014 तक के आर्टिस्ट का उसमें काम मैंने कलेक्ट किया। लेकिन अच्छा, उस रिसर्च के दौरान जो हम्म, एक और प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, वो था, हम्म, उसको मैं कहती हूँ आर्काइव विद इन एन आर्काइव। उसमें जो भी मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, सब टीचर्स के साथ, हम्म, आर्टिस्ट के साथ, राइटर्स के साथ, कलेक्टर्स के साथ, उस सबको मैं रिकॉर्ड करती रही। कब अच्छा, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, कब मेरे क्या ईमेल लिखे गए हैं, किससे क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो हम्म, उन सबको जब बैठ के मैंने दोबारा कुछ अरसे बाद जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो उन सबको मैंने देखना, खोलना और पढ़ना शुरू किया। तो वो हम्म, जो कॉरेस्पॉन्डेंस था, उसमें से बहुत कुछ ऐसा निकला, जिसने मुझे मज़ीद एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, जिस पे मैं मज़ीद काम कर सकती थी। ठीक, और उसकी बहुत सारी डायमेंशंस थी। फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल उसके अंदर ये थी कि मैंने कोई एक पहले फर्स्ट स्टेज में लिया। हम्म, जैसे वॉल्टर क्रम्प हमारे एक टीचर थे, जिनको हम हम्म, रस्टी कहते हैं। उनके रस, साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। तो हम्म, वो बहुत मज़े की थी, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग बहुत शॉर्टकट मैसेजेस लिखते हैं। लेकिन जब राइट। हम बात करते थे आपस में, तो वो लंबे लेटर्स का जवाब देते थे। तो फिर मैं सोचती थी, उन्होंने इतना लंबा लेटर लिखा है, तो मुझे भी उनको जवाब देना चाहिए। तो फिर वो जो बातचीत थी, उसको हम्म, जब बाद में मैंने एनालाइज़ किया, तो उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें निकली। अ, उसमें ये था कि आप जब लेटर्स जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, उन सब लेटर्स को आप तरतीब देते हैं, बिल्कुल हम्म, जिस तरह लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, या राइट, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें आती हैं कि उस दिन हमारी ये बात हुई थी, किस टॉपिक हम्म, पे हुई थी। हम्म, और फिर उनके उसमें से जो डाटा निकला, उस पे फिर मैंने प्रिंट मेकिंग की कुछ सीरीज़ बनाई, क्योंकि 2 प्रिंट मेकर्स की आपस में बातचीत हो रही है, और राइट, वो प्रिंट मेकिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हम्म, और फिर उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि उन दिनों मैं लाहौर में थी, और अच्छा, लकीली आरएम नईम का जो स्टूडियो है, उसमें हम्म, रह के मुझे काम करने का मौका मिला। तो फिर मेरी और रस्टी की जो कम्युनिकेशन होती थी, उस पे मैं बैठ के फिर स्केचिंग करती थी, और फिर उसी से प्रिंट्स बनते थे। वाह, फिर मैं उससे शेयर करती थी। तो ठीक, इस किस्म की कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई।
जिसके बाद फिर मैंने मज़ीद इस पे काम किया और फिर नेक्स्ट टाइम जो काम हुआ वो फिर मेरी लीव्स की कलेक्शन थी, जो मैंने अच्छा। लीव्स इकट्ठे किए हुए थे और कुछ जैसे एफिमेरल बिट्स होती हैं, हम्म। छोटी-छोटी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लेटर्स हो, वो हम्म। नोट्स थे। फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल जब मैं डिफरेंट प्रिंट मेकर से मिलने जाती थी, तो जब वो कोई भी बात कहते थे, उस वक़्त मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, तो लिख लेती थी। ठीक। तो फिर वो सारे नोट्स इकट्ठे करके फिर उसकी मैंने आर्टिस्ट बुक्स बनाई अच्छा। और उसके अंदर भी प्रिंट मेकिंग ऐड की। सो हम्म। वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी, जो मेरे सामने निकल के आ रही थी और वो मुझे स्पेशली खुद से नहीं करनी पड़ी थी। हम्म। इट वाज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। राइट। राइट। तो ये मेरे जिसको मैं कहती हूँ कि मेरे काम में जो आर्काइवल एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम्म। ये वो एलिमेंट्स हैं जो वक्त के हम्म। साथ साथ डिफरेंट फॉर्म में तब्दील होते रहे और काम में नजर आते रहे। प्रिंट मेकिंग की जो हिस्ट्री का प्रोजेक्ट जो किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर शेयर कर लें। प्रिंट मेकिंग की जो हिस्ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसकी वजह मेरी टीचिंग प्रैक्टिस थी। ठीक। क्योंकि जब भी बहुत सारे प्रिंट मेकर्स काम सीखते हैं एनसीए से और हम्म। फिर उसके बाद वो उसको आगे नहीं लेकर जा सकते और हम्म। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हम्म। उस पे भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कहाँ-कहाँ प्रिंट मेकिंग प्रेसेस हैं, वो किसने बनाई, लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। और फिर प्रिंट मेकिंग प्रोजेक्ट जो था वो छोटा-सा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी डेवलप हो गया और उसमें जब मैं उस आइडिया को लेकर गई तो मैं उसमें क्रेडिट दूँगी मिस रिफ़त अलवी को, जो अच्छा। रंगून वाला वीएम आर्ट गैलरी सेंटर में होती थी। ठीक। और उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तुम इस पे काम करो, हम तुम्हें सपोर्ट देंगे हम्म। और तुम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकती हो। तो उस हम्म। वक़्त तो वो बहुत छोटे स्केल पे था, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता हम ढूँढने लगे और मुझे ये भी शौक हुआ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे पूछते थे और मैं जब उनको काम दिखाती थी, तो मुझे प्रिंट मेकर्स का काम किताबों में नहीं मिलता था, हम्म। बहुत कम मिलता था और राइट। अक्सर प्रिंट मेकर्स प्रिंट मेकिंग करने के बाद अ, दूसरे मीडियम्स में भी काम करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका किसी जगह एक जगह काम इकट्ठा नहीं था। तो फिर ठीक। मैंने उस सारे प्रोजेक्ट में सबका काम ढूँढा और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी अपने वक़्त के साथ-साथ उसमें बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर हम ड काम ढूँढते-ढूँढते चुगताई के टाइम पीरियड पे भी चले गए जब उन्होंने एनसीए में क्रोमोलिथोग्राफी शुरू की थी 30s में। राइट। फिर जो एक और सेक्शन उसका बना जिसमें जितने विजिटिंग आर्टिस्ट आज तक प्रिंट मेकर्स पाकिस्तान आए और उन्होंने डिफरेंट टाइम हम्म। पीरियड्स में स्पेशली एनसीए में और राइट। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया और नई टेक्निक सिखाई। हम्म। फिर कराची आई तो कराची के बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज किए, पता चला तो एक बहुत ही यहाँ पे हिस्टोरिकल वर्कशॉप हुई थी जिसमें हमारे सब के जो मास्टर्स हैं उन्होंने काम किया, पॉन्स डी लियोन वर्कशॉप। फिर मैं जैसे वो आपको अगाथा क्रिस्टी के नॉवल में आप एक-एक कैरेक्टर को ढूँढते हैं, तो मुझे एक हम्म। तस्वीर मिल गई जिसमें उस वर्कशॉप के सारे पार्टिसिपेंट्स खड़े हुए थे और फिर मैंने वाह। आहिस्ता-आहिस्ता उन सबको ढूँढना शुरू किया कि अच्छा सईद अख्तर थे, उनसे राइट। बात करती हूँ। फिर ठीक। उन्होंने जो उस वर्कशॉप पे काम किया था वो मिल गया। फिर मैंने कहा अच्छा इसमें अहमद खान है खड़े हुए, अहमद खान का काम ढूँढती हूँ, वो मिल गया। हम्म। तो इस तरह ठीक। बहुत से आर्टिस्ट थे, उसमें से 2-3 आर्टिस्ट जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान के थे, वो अब यहाँ नहीं थे। फिर उनका राइट। काम भी ढूँढा। तो हम्म। इस तरह वो प्रोजेक्ट जो था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन गया और वो 2014 में हम्म। बहुत बड़े स्केल पे लगा हम्म। और वीएम आर्ट गैलरी में डिस्प्ले हुआ ठीक। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। ठीक है। तो ये जो सारा कुछ आपने कलेक्ट किया इनका, तो ये अभी भी एज एन आर्काइव कहीं एग्जिस्ट करता है या कि क्या बना इसका? जी, इसका हमने यही कोशिश की कि इसकी कैटलॉग ज़रूर बन जाए, ताकि आने अच्छा। वाले दिनों में ठीक। जभी भी कोई हाँ, क्योंकि हम्म। ये काफ़ी दिनों तक लगा रहा।
एक 2 महीने इसका काम लगा रहा, लेकिन उसके बाद हमने कैटलॉग इसकी बना ली और कैटलॉग पब्लिश हुई और वो हमने फिर पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट आर्ट इंस्टीट्यूट में भेजी। वॉकिंग थ्रू प्ले, तो ये भी आपका रिसर्च बेस्ड क्यूरेटेड प्रोजेक्ट है, तो इसके बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है और उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, इफ यू कैन शेयर दैट। वॉकिंग थ्रू प्ले जो है वो हर प्रोजेक्ट मैंने किसी ना किसी के लिए किया है जो मेरी जिंदगी में मौजूद हैं लोग। राइट। जैसे प्रिंट मेकिंग मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया था। वॉकिंग थ्रू प्ले जो है वो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। मेरे अच्छा। जो बच्चे हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो हम्म। हर कोई मुझसे पूछता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे कैसे हैं? कोई बच्चा हम्म। किसी एक सब्जेक्ट में होता है। तो हम्म। मैंने फिर उसको देखा कि क्या रीजन है इसका। तो हमारे यहाँ बच्चों की जिंदगियों में ना खेल की बहुत कमी है और खेल वेरी बहुत ट्रू। तरह तरह के हैं, बहुत हम्म। गेम्स डिफरेंट। तो मैंने फिर देखा कि किस तरीके से हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, ये प्रोजेक्ट जो हम्म। था पूरा आर्ट एजुकेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और फिर हम्म। मैंने अपने अलावा जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे, उसके हम्म। अलावा दूसरे आर्ट एजुकेटर्स से भी बात की, उनको भी इनवाइट किया, उनके अच्छा। भी एक्सपीरियंसेस सुने, फिर डिफरेंट आर्टिस्ट से बात की। हम्म। इसके भी बहुत ज्यादा डिफरेंट डायमेंशंस में काम हुआ कि खेल की क्या अहमियत है, हमारे हम अपने बच्चों के साथ क्या खेलते हैं, क्या हम अपने बच्चों के साथ कुछ खेलते हैं या फिर हम अपने बच्चों को सिर्फ टॉयज ले देते हैं खेलने के लिए। हम्म। टीचिंग में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, यानी कि बिल्कुल। क्लासरूम में अ, आप स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ थियोरी पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, क्या गेम्स के जरिए उनकी लर्निंग हो सकती है? कैसे हो सकती है? तो ये जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, इस पे काम हुआ। बहुत सारे आर्टिस्ट ने फिर शहर में निकल के भी देखा कि बच्चे क्या खेलते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं कि बच्चे सिर्फ अपने घरों में खेलें। तो उन हम्म। सब गेम्स की हमारी लर्निंग में क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेशली हम्म। चाइल्डहुड और यंग एडल्ट्स में। हम्म। तो इस लिहाज से वो प्रोजेक्ट था और उसमें प्रोजेक्ट्स भी थे, पेंटिंग्स भी थी, इंस्टॉलेशंस भी थी। और जो मेरा प्रोजेक्ट मेनली उसमें ये था वो कि मेरे अपने बच्चों के साथ जो उनकी मेमोरीज थी, राइट। उसको हमने एक सेंसरी इंस्टॉलेशन के जरिए बनाया था। और वो उसमें हमने ओरिगामी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी रखी थी कि किस हम्म। तरीके से सिर्फ एक पेपर फोल्डिंग के जरिए आप क्या क्या लर्न करते हैं। हम्म। और उसमें वीडियो गेम्स भी थी, उसमें डिजिटल गेम्स भी थी, उसमें हमारी पुरानी ट्रेडिशनल गेम्स भी थी, बोर्ड गेम्स भी थी। तो अच्छा। वो प्रोजेक्ट इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट था और वो इंटरैक्टिव और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। दैट्स रियली वंडरफुल। इस तरह की कोई और चीज आप अब प्लान कर रही हैं या कि मुझे उस वक्त करने के बाद हम्म। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप वॉकिंग थ्रू प्ले 2 कब करेंगी। हाँ, यही मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ। जी राइट। बिल्कुल। हाँ। अभी भी मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह वो आएंगी। वो कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है अच्छा। और वॉकिंग थ्रू प्ले से सिमिलर तो नहीं है, लेकिन हम्म। एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो भी पाइपलाइन में अब इंशाल्लाह आने वाले हैं। बट दे आर मोर अबाउट क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ आर्टिस्ट इन दिस एज, कि हम हम्म। जो आर्टिस्ट का रोल है वो हम्म। किस तरीके से काम कर सकता है, इस वक्त की जो इन्वायरमेंट है उसकी हम्म। बेहतरी के लिए आर्टिस्ट क्या कर सकता है, सिर्फ पेंटिंग्स नहीं और क्या कर सकता है। तो उस पर राइट। काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी आएगा। ठीक है, अब फिर अब हम सब वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा। इंशाल्लाह तो जरूर। वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, इससे क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से मुझे याद आया कि आपकी जो आर्ट है उसमें नेचर का बहुत ज्यादा रोल है, मैंने देखा है। तो इफ यू कैन एलाबोरेट अ लिटिल बिट एंड टेल अस मोर अबाउट द रोल ऑफ नेचर इन योर आर्ट। अभी भी जैसे कि जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने जिक्र किया था कि देयर वाज अनदर प्रोजेक्ट जो कि हम्म। मेरे जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कलेक्शन से स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द पेंडेमिक, हम्म। हम्म। अनलॉकिंग द कैबिनेट ऑफ मेमोरीज। राइट।
एक्चुअली ये बेस करता है, इट्स अ प्रोजेक्ट जो बेस करता है कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय मदर ड्यूरिंग पेंडेमिक। जब हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो मुझे भी ये पत्तों का, पौधों का और इन चीज़ों का बहुत शौक है, और मैं जो ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं उनकी मदद से भी प्रिंट मेकिंग करती हूँ। राइट। तो वो भी गार्डनिंग की बहुत शौकीन है, और हम जब एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे तो फोन पे डेली हम बातचीत करते थे। तो वो मुझसे जिक्र करती थी कि मैंने ये पौधा लगाया है और ये फल उगे हैं और ये सब्जियां उगी हैं, फिर मैं उनको दिखाती थी। तो उस दौरान जो हमारी आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उसके ऊपर फिर उस प्रोजेक्ट में साथ में पोइट्री भी है, माय फर्स्ट होम। जिस वक्त सबको कहा जा रहा था कि आप घर चले जाएं, स्टे होम, स्टे सेफ, तो राइट। तब मैं उनके साथ जो रोजाना बातचीत करती थी, क्योंकि वो नीचे के कमरे में रहती थी और उस वक्त बाहर निकल के वो कुछ देख नहीं सकती थी, तो मैं उनको ठीक। तमाम दिन की बातें बताती थी कि आज मैंने ये पत्ते उठाए हैं और ये पौधे लगाए हैं। तो उसमें वो जो एक तो होता है कि आप अपने आर्ट में सिर्फ बनाते हैं, आप आप वो चीजें कलेक्ट भी कर रहे हैं, और साथ में उस कलेक्शन की जो भी आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स से शेयर कर रहे हैं जो उनको समझ सकता है, जिसको सुन के उसके बारे में खुशी महसूस हो रही है, और वो इमेजिन कर सकता है कि मैं उन चीजों के साथ क्या कर रही हूँ। तो वो पूरी पोएम भी है उस पे और काम भी है, जो कि एक इंस्टॉलेशन थी। और अगर आपने ये पूछा कि नेचर के साथ जो एसोसिएशन है, आई थिंक मेरा जो थीसिस था एमसीए का, उसका भी टाइटल यही था, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। अच्छा। और उसमें ज्यादातर काम जो था वो इसी पे था कि इंसान का नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ट्रीज, लीव्स, वेजिटेशन, उसके आसपास की एनवायरनमेंट। लेकिन उस टाइम पीरियड में जब मैं इस टॉपिक पे काम कर रही थी, तो सब कहते थे कि तुम्हारा काम बहुत साइंटिफिक है ये क्यों? आर्ट गैलरी में लगेगा तो लोगों को कैसा लगेगा, इसमें इसमें क्या होगा। अ, तो ये ऐसे लगता है कि साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है, और आई थिंक ये 90s की बात है। राइट। और अभी बीच में फिर इन्हीं चीजों के साथ काम होता रहा डिफरेंट तरीके से। तो अभी जो मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी इसी पे है, सिम्बियोसिस। वो काम जो मैंने 90s में स्टार्ट किया था, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, राइट। उसी को दोबारा से उसको दोबारा से कनेक्ट कर रही हूँ अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये कब तक फिर हम एक्सपेक्ट करें आपकी जी, बस नेक्स्ट? ये इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, अच्छा। तो आ ठीक है। जाएगा बहुत जल्दी। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। जी जी। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बहुत काम हो चुका है, पाकिस्तान में भी डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरीके से बचाया जाए, क्लाइमेट को, अर्थ को। लेकिन राइट। ज्यादातर जो हुआ है मैं देखती हूँ, वो होता ये है कि हम सिर्फ पोस्टर्स और पेंटिंग्स में फंसे हुए हैं। एक एग्जीबिशन होगी और उसमें सब, या तो हमने बच्चों से काम करवा लिया या आर्टिस्ट ने उसकी लिए कुछ काम कर दिया, और तो कुछ लोगों ने बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छा काम किया भी है। लेकिन जो मेरा अभी प्रोजेक्ट आने वाला है, ये इसका जो मेन थीम है कि रोल ऑफ आर्टिस्ट इन द एज ऑफ एंथ्रोपोसीन। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें इंसान की अपनी एक्टिविटीज से दुनिया को नुकसान पहुंच चुका है। हम आर्टिस्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हम किन मटेरियल्स के साथ काम कर रहे हैं, हम किन मटेरियल्स को यूज करके किस तरीके का आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। तो हमें पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ जाना चाहिए जो ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और बिल्कुल।
क्या हमें ऐसे नए मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए एज अ आर्टिस्ट, जिससे हम अपनी नेचर को, अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकें और कोई बेहतर रोल प्ले कर सकें। तो ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी इसको मजीद करने की ज़रूरत है। तो जो नया प्रोजेक्ट है वो इसी के बारे में। ओड टू विंडोज जो आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में अगर जी आप कुछ। जी, एंड ओड टू द विंडोज। अभी भी हम अल्लाह का शुक्र है, हालात तो बेहतर हो गए हैं। पेंडेमिक जिससे हम पिछले 2 साल से गुजर रहे हैं, ये भी इसी दौरान हुआ, इस वबा के दौरान। और आपने भी देखा होगा और पढ़ा होगा, पूरी दुनिया में लोग जो थे वो खिड़कियों के ज़रिए, विंडोज़ के ज़रिए लोगों की बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ़ी आई, बहुत सारी तस्वीरें लोगों ने शेयर की। राइट, जब एक राइट। दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो लोगों लोगों की ये बेसिकली इस पे था कि किसकी किसके साथ कैसे कम्युनिकेशन हो रही है। राइट। विंडो इस टाइम पीरियड में हमारे लिए एक होप का मैसेज कैसे लेके आई, लेकिन वो हर एक के लिए सेम नहीं था, डिफरेंट था। हर एक के लिए विंडो का जो प्रेजेंस थी, या उसने जो टाइम स्पेंड किया था उस विंडो पे, और उस विंडो से उसने जो देखा था, जो एक्सपीरियंस किया था, वो अलग था और सिमिलर भी था। बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो दुनिया भर के डिफरेंट लोगों ने एक जैसे महसूस किए, और कुछ अलग अलग। तो एंड राइट। ओ टू द विंडोज भी ऐसे ही था, जिसमें मेरा एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग दोबारा से एक रिकनेक्शन था नेचर से, कि राइट। विंडोज के जरिए ही दोबारा हम किस तरीके से नेचर को अपने घर के अंदर आने दे रहे थे, थ्रू लाइट, थ्रू प्लांटेशन और होप के जरिए। तो मैंने जब ये काम शुरू किया, तो फिर साथ में और भी कुछ आर्टिस्ट से बात की और उनसे भी शेयर किया और पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो उससे भी ये एग्जीबिशन क्यूरेशन का मुझे ख्याल आया, ठीक। और ये मैंने क्यूरेट की एग्जीबिशन। इसमें मेरे अलावा और भी 6 आर्टिस्ट का काम था, और ये राइट। बहुत अच्छी एग्जीबिशन रही। ये चौखंडी आर्ट गैलरी में एग्जिबिट हुई थी, और अभी अक्टूबर में ये खत्म हुई एग्जीबिशन। अच्छा। अच्छा, तो लाहौर में नहीं कोई प्लान आपका कोई एग्जीबिशन करने का, या अब आप कराची की हो गई हैं? लाहौर में तो प्लान बहुत है, लेकिन लाहौर में पहले मेरा तकरीबन हमेशा ही आना जाना होता था। मुझे हम्म। लगता है अभी थोड़ा सा गैप आ गया है कि मैं अच्छा। लाहौर नहीं आई। जी आपकी आर्ट के बारे में तो हमने बात की है, लेकिन एक चीज विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव जो आके आप मिक्स करती हैं अपनी आर्ट के साथ, वो आपकी पोएट्री है, आपकी जो शायरी है। तो उसमें आपको कब से शौक है, और किसी से आप इन्फ्लुएंस हुई, या हु इंस्पायर्ड यू, या कि वैसे ही इनबॉर्न टैलेंट है आप में, यू जस्ट फील लाइक इट? मेरा ख्याल है कि किसी अक्लमंद ने कहीं लिखा भी है, और आपने सुना भी होगा, या। कि कोई भी अच्छी कहानी लिखने के लिए अच्छी कहानी पढ़ना ज़रूरी है। तो बिल्कुल। मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शायरी की किताबें पढ़ने का शौक है। फ़हमीदा रियाज़, परवीन शाकिर, अहमद हम्म। फराज, फैज़ अहमद फैज़। तो बचपन से ही मैं ये किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और फिर उसके बाद मुझे किताबें जमा करने का भी बहुत शौक है। मतलब अगर कुछ मुझे लेना होता है तो वो किताब ही होती है। तो शौक तो था शायरी का, लेकिन फिर ये था कि कभी इस तरीके से बाकायदा लिखने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं बाकायदा जो लिखने का आगाज़ हुआ, वो आई थिंक मैं जो मास्टर्स प्रोग्राम के दौरान लाहौर में वापस रही जाकर, और उस दौरान आर्ट एजुकेशन जब मैं कर रही थी बीएनयू से, तो डिफरेंट टीचर्स जो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने फिर एप्रिशिएट किया कि आप पोइट्री बहुत अच्छी कर रही है, तो इसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन इसका ज़्यादा क्रेडिट मैं डॉक्टर रज़िया सादिक को दूँगी, अच्छा। जिन्होंने मुझे
पोइट्री एज एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन के तौर पे मेरे सामने आया कि अगर मुझे कोई भी बात करनी है तो जरूरी नहीं है कि उसको मैं तस्वीर की शक्ल में करूं, बिल्कुल। उसको मैं पूरे यकीन और पूरे एतमाद के साथ अल्फाज की शक्ल भी दे सकती तो आपको किसी आर्टिस्ट ने इन्फ्लुएंस किया या इंस्पायर किया? पोएट्री का तो आपने अभी बता दिया कौन से पोएट्स थे, तो हाउ अबाउट आर्टिस्ट्स? मैं बहुत ही कोई स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मुझे लियोनार्डो दा विंसी की ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी हाँ, और क्योंकि मेरी वो कोशिश कैसे। होती थी कि मैं हाँ। उनकी जो नोटबुक थी वो मेरे लिए आज तक इंस्पिरेशन है। बहुत से हम्म। आर्टिस्ट हैं, बहुत से आर्टिस्ट का काम मुझे अच्छा लगता है, किसी एक का नहीं, हम्म। लेकिन मैं वो जो उनकी नोटबुक है वो मेरे लिए एक किसी भी पेंटिंग से कम नहीं है। शायद उससे मुझे भी एक वो मिला जो आप कहते हैं ना कि एक सेकंड ओपिनियन कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो वो एक वो भी एक तख्लीकी अमल है, लिखना और उसके अंदर स्केचेस करते जाना बजाय इसके कि आप एक बड़ी पेंटिंग भी बनाते हैं। लेकिन जो लियोनार्डो की प्रैक्टिस थी काम की वो मुझे स्टूडेंट लाइफ से बहुत इंस्पायर करती थी। तो आप तो ट्रूली फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी सेंसरी आर्टिस्ट हो, बिकॉज यू कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और उनको आपने एक बहुत रेलेवेंट किस्म का और ह्यूमन एक्सपीरियंस दिया है, अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों के जो आपके साथ हैं, यंगस्टर्स को या आर्टिस्ट को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं क्या मैसेज देना चाहूंगी, मैं ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मुझसे मेरे जब भी स्टूडेंट्स भी कोई बात करते हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ, फॉर एग्जांपल कि आपको कभी कोई वो कहते हैं कि मिस ये आइडिया आपको कैसे आता है, या उनको कोई असाइनमेंट दी जाए तो सोचते हैं अच्छा किस पे काम करना है, तो मैं उनको तब ये कहती हूँ कि आपको कहीं पे कोई भी आर्ट का काम करना हो, चाहे आपको पेंटिंग बनानी है, चाहे आपको पोएट्री लिखनी है, चाहे आपको कोई स्टोरी लिखनी है, तो उसके लिए आपको कुछ कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। अब वो आपके अंदर होता है, आपकी अपनी जिंदगी में मौजूद होता है और आप उसी के अंदर एक बहुत गहराई में जाकर उसको तलाश कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। वो आपके आसपास मौजूद होता है और आपको बज़ाहिर वो बहुत एक आम सी छोटी सी बात लग रही होती है, लेकिन उसी बात के अंदर एक एक बहुत ही मीनिंगफुल एक डायलॉग क्रिएट हो सकता है। तो वो आपके जिंदगी में मौजूद होता है, आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके ऊपर आप एक बेहतरीन काम कर सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिन एक्सपीरियंसेस से आप गुजरे हैं और अब शायद आप चाहते हैं कि वो दूसरे महसूस करें। आज इतना मजा आया आपसे बात करके रुमीला, और आपकी सारी बातें सुन के, और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी जो डेप्थ है ऑफ थॉट, वो आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम मुझे दिया और हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी आर्ट शेयर की, अपने व्यूज शेयर किए, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोग बेनिफिट करेंगे आपकी इन बातों से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक मी। यू सादिया, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, और मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा है। और थैंक, इतने साल बाद बात कर रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि बीच में कोई भी गैप आया है। है ना? जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।